वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं एक्जिमा के हवाले से। एक तो जिस टॉपिक की बात करते हैं आप लोगों की कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वाकई अंदाज़ा होता है कि कितना ज़्यादा हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है, कितना लोग सफ़र कर रहे हैं। और मसला यही है कि जाहिर बात है कि लोगों को एक डॉक्टर से अगर तसल्ली नहीं होती तो फिर आजकल इतने ज़्यादा रिसोर्स भी लोगों के पास नहीं है। डॉक्टर बतूल साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा मतलब ब्रेक पे भी आप यकीन करें नॉन स्टॉप हमारे पास कॉल्स हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए एक एक्जिमा पे कि जो अमूमन ख़वातीन के हाथों में बिल्कुल स्किन पूरी उतरी हुई होती है, इनके नाखून भी ख़राब हुए हुए होते हैं, क्रैक्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करें? एक तो सबसे पहले ये कि पानी का इस्तेमाल कम होना चाहिए। जितना कैसे वो बर्तन धोने, कपड़े धोने, प्रोटेक्टिव ग्लव्स आते हैं वो पहनने से पहले जो है वो वेस्लीन अच्छी तरह लगा लें, ग्लिसरीन बेस्ड। अच्छा, कुछ लोगों को तो ग्लव्स से भी एलर्जी होती है। उससे भी एलर्जी होती है, इसीलिए जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है ग्लिसरीन बेस्ड लोशन आते हैं। नॉर्मली ग्लिसरीन भी लगा सकती हैं, उसके अलावा वेस्लीन लगा लें, बिल्कुल पेट्रोलियम जेली, वाइट सॉफ्ट पैराफिन आती है वो लगा लें। उसके बाद जो है वो ग्लव्स पहन के जो है वो काम करें, तो उससे बेसिक जो है वो प्रोटेक्शन उसी वक्त मिलेगी जब प्रिवेंशन होगी। तो प्रिवेंशन इज वेरी नेसेसरी, वही क्योर है, वही जो है अच्छा, उसका इलाज। मिसेस जमील साहिबा का जो सवाल था, एक तो आपने उनको बता दिया कि बच्चे को नाखून एक तो काट के रखें, उसके एंटी एलर्जी सिरप दे दें, सिरप दे दें रात में 7 डेज तक के। 7 डेज में अगर आराम नहीं आता तो 14 डेज तक के। उन्होंने एक चीज कही थी कि उनके बच्चे के जो निशान है वो जाके नहीं दे रहा, वो ठीक हो जाएंगे बेसिकली, इसलिए कि कंटिन्यूअसली एक साइकिल चल गया है ना, दाना निकल रहा है, खुजली हो रही है, खुजला रहे हैं, फिर फैल रहा है, फिर दाना निकल रहा है, खुजली, एक साइकिल है। जब तक कि वो एंटी एलर्जी वो साइकिल को स्टॉप करेगा। ठीक है। आपदा साहिबा थी इस्लामाबाद से, उनके भाई 18 साल, जब वो बाहर से खेल कूद के आते हैं तो उनकी कमर में खारिश होती है और उसके बाद वो कुछ थोड़ी देर में सही हो जाती है, क्या है ये सिलसिला? अब जो है वो एक तो खारिश होती है, वहाँ पे दाने हैं या नहीं है, और अगर दाने निकलते हैं तो किस टाइप के निकलते हैं। खारिश हो रही है क्योंकि थोड़ी देर में 5 मिनट में खत्म हो जाती है। 5 मिनट 5 घंटे में खत्म होती है। 5 घंटे में तो डेफिनेटली बाहर से कोई एलर्जिन जो है वो एलर्जी करवा रहा है, ये कॉज हो सकता है। उसके अलावा वेरिसोलस जूस्टर भी हो सकता है, जो कि जो है इम्यूनिटी कम हो रही है, क्योंकि आप जो है वो कंटिन्यूस एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, एक कंटिन्यूसली जो है वो स्पोर्ट्स में वो एक्सरसाइज, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद जो है वो इम्यूनिटी या तो कम हो रही है, कंप्रेस हो रही है, पानी का इंटेक नहीं किया। चिकन पॉक्स बिल्कुल हर्पीस की फॉर्म हो सकती है। तो जब बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो मे भी जो है वो हर्पीस में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यही है कि वो खारिश किस टाइप की हो रही है, जब खारिश हो रही है उसी वक्त डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। जिस वक्त खारिश हो उस वक्त डॉक्टर को दिखाना जाके, ताकि स्किन की कंडीशन पता चले बिल्कुल कि किस टाइप की जो है वो खारिश हो रही है, कैसे उसी वक्त जो है इवैल्यूएशन नेसेसरी है। इस तरह जो है वो बिल्कुल भी पता डायग्नोसिस नहीं हो सकती कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जहलम से नबीला साहिबा थी, इनको महीने में जो है 1-2 दफ़ा एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, और स्पेशली जब वो कहती हैं कि जब मैं कंसीव करती हूँ, प्रेग्नेंट होती हूँ, तो जब हार्मोन लेवल इंक्रीज होते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई वैसे ही बढ़ जाता है, जो कि खास तौर पर जो है वो एलर्जी कॉज कर रहा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग कॉमन होती है। अब जो इनकी कंडीशन लग रही है ये 1 इन अ मंथ कह रही है, या तो पीरियड्स के दौरान हो रही है या पीरियड से पहले हो रही है। इनके जैसे ही हार्मोनल लेवल जो है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उस वक्त जो है IG रिलीज होता है और वो खुजली करवा रहा होता है। तो इनको IG लेवल जब इनको जो लगे, जब खुजली हो रही है उस वक्त करवा कर देखें। उसके साथ जो है कुछ सर्टेन हार्मोन्स होते हैं वो करवाने नेसेसरी हैं, तो किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो गायनोकोलॉजिस्ट जो है इनको बताएंगे कि उनको कौन कौन से हार्मोन्स कराने नेसेसरी हैं। अच्छा, कुछ ख़वातीन जब बीटा एससीजी बढ़ा है, बीटा एससीजी उससे भी बिल्कुल ये यही कह रही है कि इनका वेट गेन भी है, और जो है उसके प्रेगनेंसी में हुआ है इनको। प्रेगनेंसी में बहुत सी ख़वातीन को होता है इस कॉमन, लेकिन अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा आफ्टर डिलीवरी तो फिर जो है वो दिखाना नेसेसरी है। अच्छा, मतलब अगर अब जब खारिश हो रही है और प्रेगनेंसी का फेस चल रहा है तो उसमें क्या करें? उसमें जो है नॉर्मली जो है कोई सेफ एंटी एलर्जी ले लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में कहा जाता है कोई दवा भी ना लें। नहीं, एंटी एलर्जी ले सकते हैं बिल्कुल। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ले सकते हैं बिल्कुल। आर यू श्योर? बिल्कुल, आई एम श्योर। मुझे तो कौन सी सेफ है? सारी आप जो है वो मतलब जेनरिक नेम बता दीजिए। जेनरिक नेम जो है उसमें जो एंटी हिस्टामीन्स होती हैं बेसिकली वो सेफ होती हैं, उसका कोई ऐसा वो नहीं होता रिएक्शन। मतलब और माइल्ड ले लें 1 मिलीग्राम लोरेटिडिन ग्रुप ले सकते हैं, बिल्कुल लोरेटिडिन का ग्रुप ले लें, और बहुत सेफ होती है। 1 मिलीग्राम ले लें, उसमें जो है उनकी कंडीशन जो है बहुत हद तक के सेटल डाउन हो जाएगी। अच्छा, ताहिरा साहिबा का सवाल था कि स्ट्रीकिंग जो है उससे भी जो डाइज होते हैं, अब देखें मतलब होता है कि एक तो मसला है कि देखें ग्रे हेयर्स होते हैं या जिनको सफ़ेद बाल लोग कहते हैं, वो भी डाई ख़वातीन कर रही होती है, मर्द भी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या उससे भी एक्जिमा या उससे भी एलर्जी बिल्कुल होता है उससे जो है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस या एक्जिमा बहुत कॉमन है, और उसमें सबसे
इवन जो है सिर्फ डाई से नहीं, जो शेव कर रहे होते हैं शेविंग क्रीम से तक से होता है ये। अब वो जो है उसका सबसे पहला तो ये है कि जिस चीज़ से हुआ है, जिस प्रोडक्ट से हुआ है वो छोड़ दें, दोबारा इस्तेमाल नहीं करें, वो उनको सूट नहीं करी, उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई इंग्रेडिएंट है जिसने ये कॉज किया। एक दूसरा ये कि ये जो डाइज होती हैं इनमें अल्कलाइन डाइज होती हैं, मेटालिक डाइज होती हैं। आजकल स्पेसिफिकली जो अच्छी डाइज है उनके ऊपर लिखा हुआ होता है बाकायदा नॉन मेटालिक डाइज। जो प्रोडक्ट लेने जाएं तो वही लें जो नॉन मेटालिक डाइज जिस पे लिखा हुआ। जो कॉमन सी सस्ती प्रोडक्ट पे जाएंगे तो उसमें मेटालिक डाइज जो कहते हैं जी 5 मिनट में कलर आ जाता है, वो सर उनमें मेटालिक डाइज होती हैं। मेटालिक डाइज जो है वो तेज़ी से रिएक्शन करती हैं और कलरेशन करती हैं बेसिकली, तो इस वजह से रिएक्शन बहुत कॉमन होता है। तो जिनकी स्किन की इम्यूनिटी कम होती है उनमें जो है फौरन अच्छा, वो ऑलरेडी जो इस कलर यूज़ कर रही हैं या स्ट्रीकिंग के लिए जो भी मटेरियल यूज़ कर रही हैं, कहती हैं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाँ वो यूज़ करते हैं सेफली, बिल्कुल इसका तो सेफ है, बिल्कुल उससे उसको उनको एलर्जी नहीं हो रही है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी आप केमिकल बॉडी में अप्लाई करते हैं, चाहे वो डिटर्जेंट हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उसका देखें वो फॉरेन चीज़ है ना। एक चीज़ जिस तरह पाकिस्तान में कोई मलेशिया से आ जाए, अमेरिका से हम कहते हैं फॉरेनर है, तो इसी तरह से कोई चीज़ फ़ॉरन आपके टच कर रही है, अगर उस वक्त आपको फिर कुछ नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि वो उस आपके लिए वो ख़तरनाक नहीं है। वो यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट कर लें, या तो कान के पीछे करके देखें या यहाँ पर जो है वो टेस्ट कर लें हल्का सा 5 मिनट्स के लिए। अगर उससे रिएक्शन, सेफ साइड यही रहती है। बाहर के ममालिक में तो बहुत कॉमन है कि जी पैच टेस्ट कर लिया जाता है या स्किन टेस्ट कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले। हाँ। तो उसमें आपकी सेफ्टी रहती है। अगर आपकी फैमिली में एक्जिमा की किसी को प्रॉब्लम है या डर्माटाइटिस की बहुत प्रॉब्लम है या एलर्जी है किसी को, तो उसमें यही है कि जब भी कोई केमिकल की चीज़ जो है वो यूज़ करें उसके लिए आप पैच टेस्ट। यानी और वो जो लाल मेहंदी वाला मामला है कि अगर किसी को लाल मेहंदी लगानी है तो भाई पहले आप थोड़ा सा हथेली पे पीछे की तरफ हल्का सा लगा के देख लें 10 मिनट 15 मिनट तक। और प्लीज लगाने वाली की बातों में नहीं जाएं। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो डोंट बेयर दैट। केसेस यही हो रहे हैं कि जी वो स्टार्ट 5 मिनट्स के अंदर हो जाती है और कहती है कोई बात नहीं, थोड़ी सी जलन तो होती है, नॉर्मल मेहंदी भी लगाएंगी तो जलन होगी, ऐसा नहीं है। अगर जलन हो रही है तो उसे फौरन वॉश करें ताकि कंडीशन जो है वो सीवियरिटी की तरफ जाने से बच जाएं आप। ये उसको बेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अजीमा साहबा थी, उनका सिलसिला ये था कि उनको फंगल इन्फेक्शन हुआ हेयर्स पे और उसके बाद वो कहेंगे मुझे नज़ला भी रहता था, ENT वालों को भी दिखाया। अब इनका क्या मसला है जी? अब अगर इन्होंने जो है वो ओरल ली हैं, टैबलेट्स वगैरह ली हैं, अगर टैबलेट का कोर्स कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो टैबलेट का कोर्स इनको 3 to 6 मंथ करना ज़रूरी है। अच्छा, कीटोकोनाज़ोल के शैम्पू भी इनको शैम्पू ज़रूरी है बिल्कुल वो। और ये जो कंडीशन बता रही है कीटोकोनाज़ोल के शैम्पू कर लें, कोल तार के शैम्पू होते हैं वो कर लें इस तरह। और जो अगर इन्होंने इनमें से कोई भी शैम्पू नहीं यूज़ किया है तो ये शैम्पू नेसेसरी है इनको यूज़ करने। अदर देन अगर ये समझती हैं कि इनकी जो है अब फंगल इन्फेक्शन सेटल डाउन हो गया तो जस्ट बेबी शैम्पू करें, बेबी शैम्पू करें। लेकिन अगर है तो कीटोकोनाज़ोल के शैम्पू और अल्टरनेट भी कर सकती है ना कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू मार्केट में आते हैं वो भी कर लें और कीटोकोनाज़ोल जिंक पायरेथॉन के कर लें इस तरह। जिंक पायरेथॉन के शैम्पू कॉमन है, बिल्कुल अवेलेबल है, वो कर लें और अल्टरनेटिवली कर लें बेबी शैम्पू। ठीक है। डॉक्टर बतूल कहते हैं वक्त कम मुकाबला सख्त। हमारे साथ तो हमेशा यही होता है, लगता है वक्त कहीं से अल्लाह ताला और दे दे। लेकिन एनी हाउ ये है कि आज जो बातें हुई हैं, उम्मीद ये करता हूँ कि लोग इसको फॉलो करेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आज आपके आने का, दोबारा हमेशा की तरह और आती रहिएगा। और जैसे कि तारा साहब ने कहा कि विटिलाइगो पे इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते जो हम ज़रूर बात करेंगे विटिलाइगो के हवाले से कि विटिलाइगो क्या है, विटिलाइगो में क्या किया जा सकता है, सारी बातें करेंगे। बस ये था नाज़रीन हमारा प्रोग्राम। एक चीज़ मैं दोबारा कहूँगा कि देखिए हुस्न आराइश ये ख़वातीन का तो ये राइट ही है, उनको तो ज़ाहिर बात है कि उनका हक़ है। लेकिन जो भी कॉस्मेटिक, जो भी केमिकल इस्तेमाल करें, पहले उसको चेक ज़रूर कर लें कि कहीं वो आपको एलर्जी तो क्रिएट नहीं कर रहा। और बार बार मैं इस वक्त हुकूमत वक्त से भी कहूँगा और तमाम लोगों से कि लाल मेहंदी ये जो बहुत ज़्यादा चली हुई है, मुझे बहुत लोगों ने कहा था और डॉक्टर साहब के पास भी इसके मरीज़ आए, कुछ मरीज़ मेरे पास भी आए कि लाल मेहंदी प्लीज़ इस वक्त अपने हाथों में अप्लाई ना करें। और किसी भी तरह की मेहंदी अगर लगानी हो तो पहले उसको किसी एक जगह पर थोड़ी देर के लिए लगा के चेक ज़रूर कर लें। कल इंशाल्लाह ताला हम रेटिना के डिजीज़ के हवाले से बात करेंगे, रेटिनल सर्जन हमारे साथ होंगे। इस प्रोग्राम से कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे फेसबुक पे जाके आगाह कर सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं उसकी डिमांड कर सकते हैं, अपने सवालात से हमें आगाह कर सकते हैं, क्योंकि आपके सवालात को देख के ही जो है हम इस प्रोग्राम को मुरतब कर रहे होते हैं, टॉपिक डिसाइड कर रहे होते हैं। और जितने लोग हमें दुआ में याद रखते हैं, जो तारीफ़ें कर रहे होते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है मैं ख़ुद शुक्रगुज़ार हूँ हेल्थ TV का
कि हेल्थ टीवी ने ये मौका दिया हुआ है। हेल्थ टीवी को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और पर्सनल अगर आप मुझे ईमेल करना चाहें तो cliniconline@health-tv.tv पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।